जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एमएम एकेडमी का एक साल कंप्लीट होने जा रहा है 10 अप्रैल को, मतलब मेरे बर्थडे के दिन हमने पिछले साल एमएम एकेडमी लॉन्च किया था। और हमारा मोटिव यही था कि एमएम एकेडमी को क्वालिटी कंटेंट बनाया जाए, मतलब यहाँ पर जो प्रचार होता है, जो मार्केटिंग होती है, वो करने की ज़रूरत ना पड़े, इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने लाया जाए। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा आपने रिस्पांस दिया, और आप सभी लोगों ने इतना अच्छा प्रोडक्ट रहने के बाद आप सभी लोगों ने उसको माउथ टू माउथ शेयर किया, जिससे कि जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आए, एंड जो हमारी फैमिली है एमएम एकेडमी की काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हुई। तो अब यहाँ पर एक साल होने के साथ साथ आप सभी के लिए जो एक मेगा ऑफर है वो लाया जा रहा है। लेकिन ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 500 एस्पिरेंट्स के लिए ही है। और आप सभी को पता होगा, अगर आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हो, तो कल शाम 6 बजे ये जो ऑफर है ये लागू किया गया। अब इम्प्लीमेंट करने में 6:30 हो गए थे। अब यहाँ पर 500 लोग जो है उनके लिए किया गया था। और अब तक, मतलब अभी मैं ये जो वीडियो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 बजे के आसपास, तो कल शाम 6 बजे से आज सुबह 11 बजे तक लगभग 200 जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 300 के आसपास। और ये मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये जो 200 है, ये न्यू सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपग्रेड भी किया है। जिन लोगों ने एक एक महीने का लिया था, या 3 3 महीने का लिया था, या 6 महीने का लिया था, उन्होंने 1 साल 2 साल एक्सटेंड किया है। तो ये जो है ये मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑलरेडी नए आ रहे हैं उनकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो 200 जो है उसके आसपास यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब 300 सीट्स अभी बची हुई है। तो इसीलिए आप अगर डिले करोगे, आप अगर सोच विचार में अपनी जो टाइम है वो बर्बाद करोगे, तो समझ लीजिए आपके जो ड्रीम्स है वो आपसे और दूर जाते जाएंगे। आपके ड्रीम्स को अगर अचीव करना है, क्योंकि देखिए खुद पर इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट अगर आप सही ढंग से, सही तरीके से, सही जगह पर करते हो, तो उसके रिटर्न जो है आपको सही ड्रीम के लिए जरूर मिलते हैं। और अगर आप आपके ड्रीम्स के लिए थोड़े भी सीरियस हो तो आप इन्वेस्टमेंट करने से ना चुकोगे। क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डर्स देखते हो, उनका ड्रीम होता है बॉडी बिल्डिंग करने का। तो अगर वो ये सोचे कि नहीं, मुझे जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो नहीं लेना है, मुझे जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो नहीं लेना है, तो फिर उसकी बॉडी कभी बन ही नहीं पाएगी, उसके ड्रीम्स तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। हम भी यही करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि नहीं यार, बिना इन्वेस्टमेंट के ही हम मुझे रिटर्न्स मिल जाने चाहिए। नहीं मिलते हैं, आपको करना पड़ेगा। और सही जगह पर जब आप करते हो, सही जगह, सही प्लेटफॉर्म आपके पास है, तो फिर क्यों ना करें। तो इसीलिए जल्द से जल्द कीजिए और यहाँ पर डिले मत कीजिए। मैंने यहाँ पर 500 जो है वो इसीलिए रखे थे कि मैंने सोचा था कि 10 तारीख तक ये जो सब्सक्रिप्शन है ये चलेगा। 10 तारीख तक 500 के आसपास आएंगे, मतलब 5 दिन में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 दिन में, आज शाम को ही सारे खत्म हो सकते हैं। इसीलिए डिले मत कीजिए, फटाफट यहाँ पर लीजिए, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो। डेमो लेक्चर भी देख सकते हो, लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनमें भी शेयर आप जरूर कीजिए। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का। आप सभी जो फैमिली है उसमें इंक्लूड जरूर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। आज हम 5th एंड 6th अप्रैल 2021 का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ के लिए, क्योंकि पीडीएफ आप सभी को पता है, ये जो पीडीएफ होती है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। हम मोस्ट ऑफ दी जो आर्टिकल्स है माइंड मैप के थ्रू कवर करते हैं। तो ये जो है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए हर बार की तरह सबसे पहले एक एमसीक्यू देखते हैं। यहाँ पर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिए इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेके, एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आइए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। तो 5th एंड 6th का हम देख रहे हैं, तो ये 5th तारीख का है। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए जो फॉरेस्ट फायर है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट एडिटोरियल निकलता है। अब देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा एमएम एकेडमी ऐप है उस पर अब वेरियस कोर्सेज जो है मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं। अब उसमें एक कोर्स जो कम्प्लीटली अवेलेबल है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट का, है ना। बहुत सारे कोर्सेज है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत सारे, जीएस 1 2 3 4। उसमें अगर हम जीएस पेपर 3 देखते हैं, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिस पर हमका जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन जो है वो 100% आता ही है। और बहुत ही लिमिटेड कोर्स है, ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर फॉरेस्ट फायर जो है उसी का पार्ट है। तो फॉरेस्ट फायर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो फॉरेस्ट फायर जो है उसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये फ्यूल प्राइस, क्रूड फैक्ट, इसके बारे में बात की जा रही है। होम एंड दी वर्ल्ड, इसके बारे में बात की जाए, जो मतलब देखिए ये जो है ये हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं।
देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर तमिलनाडु, मतलब पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम आज का देखते हैं तो आज भी यहाँ पर LWE छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन मैं जिक्र करना चाहूंगा MM एकेडमी का। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वर्थ है, जो चीज अच्छी है उसका जिक्र करना बनता है। और ये मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वहां पर अगर हम देखते हैं MM एकेडमी ऐप, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो भी GS पेपर 3 में आता है। इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स जो है वो चल रहा है MM एकेडमी ऐप पर, उसी का पार्ट है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना। हमारे सिलेबस जो है उसमें भी हमने देखा हुआ है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो हमें देखने को मिलता है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी केस में। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिटेल में हम देखेंगे MM एकेडमी ऐप के इंटरनल सिक्योरिटी में, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये सब कुछ भूल जाओगे आप, ये सब कुछ ध्यान ही नहीं रखना है, हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना है। तो ये हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ये काफी डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वे में अभी देखने वाले हैं इस लेक्चर में। देन यहाँ पर सऊदी जो है ये अपने प्राइजेस क्यों राइज कर रहा है, देखिए वही वही बातें पढ़ के कोई मतलब नहीं रहता है, टाइम वेस्ट करना रहता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं डिसफंक्शन इन दी बॉन्ड मार्केट, अगेन वही बॉन्ड मार्केट जो उसमें डिसफंक्शन हो रहा है, ये सारे आपको सिर्फ इसमें बॉन्ड जो है वो पता रहना चाहिए, बॉन्ड जो है वो फ्लक्चुएट क्यों होता है उसके बारे में पता रहना चाहिए, है ना। सेकंड में वो सिल्वर लाइनिंग, अगेन वही सारी चीजें जो हमने देखी हुई है। देन यहाँ पर दिल्ली जो है यहाँ पर टॉक करना चाहिए नेटो से। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है नेटो का, ये मैं सेपरेट लेक्चर में लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है नेटो के साथ हमारा रिलेशंस, नेटो किस तरीके से हेल्पफुल रह सकता है। जैसे कि इंडो पैसिफिक जोन है ना, हम जो सीरीज यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल ले रहे हैं प्लेसेस इन न्यूज, उसमें इंडो पैसिफिक रीजन काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है विद USA एंड विद इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो नेटो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इससे सेपरेट लेक्चर में ये लेकर आऊंगा। देन लिबरल अगेन वही पॉलिटिकल एजेंडा को देख के मतलब नहीं है। अगर हम द हिंदू की बात करते हैं तो इसमें अ गुड स्टार्ट ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। देन यहाँ पर केरला मॉडल, यहाँ पर इकोनॉमिक केरला मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ने लायक है लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर रोड मैप फॉर टॉलरेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देन तमिलनाडु गुड पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम आज का देखते हैं तो आज के इसमें तो एक भी एडिटोरियल मुझे काम का नहीं लगा है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सब यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनारियो है वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये US एंड चाइना जो है एक दूसरे की उनकी जरूरत है, प्यार मोहब्बत की बातें, ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के कुछ भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नजर नहीं आ रहे हैं। तो आइए यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है आज के, हम यहाँ पर उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं नक्सलिज्म इन इंडिया। इंडिया में नक्सलिज्म की जो समस्याएं हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो समस्या है, ये बहुत ही खतरनाक है। हादसे जो है हमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में जो हादसा हुआ है, काफी दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें हमारे 22 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। तो इसीलिए ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये बेसिकली क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, इससे लड़ने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, और इसके लड़ने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें ऐसे भी मतलब नागरिक होने के नाते भी जानना बहुत जरूरी है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो इसमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आप उठाकर देख लीजिए, जो UPSC GS पेपर 3 का पेपर होगा उसमें उठाकर देख लीजिए, इस पर सवाल जो है ऑलमोस्ट आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए ये जो GS पेपर 3 में कुछ जो हमारे कोर्सेस है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ये ऐसे कोर्सेस है जिसका आपको सिर्फ ढांचा तैयार करना पड़ता है। मतलब इसमें आपको सारी चीजें पार्ट नहीं करनी पड़ती, एक ढांचा बना लेना पड़ता है, क्योंकि जो सवाल है घुमा फिरा कर उसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो यही मोटिव होता है मेरा कि जो लेक्चर्स है, जो कोर्सेस है MM एकेडमी पर के भी, उसमें भी आपको एक ढांचा जो है वो तैयार करके दे दिया जाए, जिससे कि उसमें अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका जवाब जो है सही ढंग से लिख पाओ, आपका टाइम जो है वो भी बच जाए। क्योंकि जब हमारे पास ढांचा तैयार रहता है तो हमारा वक्त जो है वो जाया नहीं होता है, क्योंकि 8 मिनट के आसपास हमें मिलता है एवरेजली कोई भी एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, समझ के उसके आंसर हमारे दिमाग में मॉडल बना के देन उसको लिख के, ये सब में हमारे पास 8 मिनट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक सही आपके पास अगर ढांचा तैयार है तो आप इजीली उसका जवाब जो है वो आसानी से टाइम फ्रेम में लिख सकते हो। अब यहाँ पर नक्सलिज्म इन इंडिया की अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि कैसे, हालांकि ये जो है ये मतलब बहुत ही शॉर्ट में मैं ले रहा हूँ, इसे डिटेल तरीके से हम कोर्सेस में लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ढांचा जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक सही ढंग से जो फ्रेमिंग है आंसर्स की वो कर सकते हैं। मतलब आपको बार बार अब नक्सलिज्म यहाँ पर आपने देख लिया, तो अगर आपको कीवर्ड,
अगर नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अगर क्वेश्चन में दिखता है तो आप किस तरीके से यही सारे पॉइंट जो है घिस पिस कर लिख सकते हो, ठीक है। तो आइए यहां पर हम सबसे पहले समझते हैं नक्सलिज्म बेसिकली होता क्या है। नक्सलिज्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर टर्म जो है नक्सलिज्म, ये डिराइव होता है नेम नक्सलबारी विलेज वेस्ट बंगाल में। ओहो, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो नक्सलिज्म है ये किसी न किसी प्लेस से अपना जो नाम है वो डिराइव कर रहा है। अब ये प्लेस कौन सी है, नक्सलबारी विलेज है वेस्ट बंगाल में। मतलब अब जाहिर सी बात है कि वेस्ट बंगाल नक्सलबारी विलेज, वहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई होगी जिससे कि उसका नाम पड़ा है ना। तो यहाँ पर पेजेंट रिवोल्ट जो है वो हमें देखने को मिला था अगेंस्ट लोकल लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पर रिवोल्ट किसका था, पीजेंट्स का था अगेंस्ट लोकल लैंडलॉर्ड्स। मतलब यहाँ पर गरीब वर्सेस अमीर का झगड़ा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लैंड डिस्प्यूट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था 1967 में, जिसके वजह से यहाँ पर पीजेंट जो उनको मार कर ये सब कुछ हुआ और दिन उसके बाद पीजेंट जो उन्होंने विद्रोह किया लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में। तो ये पूरा कांड जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए माइंड मैप जो है, माइंड मैप आपको काफी हेल्प करता है क्योंकि माइंड मैप के जरिए हम पढ़ते हैं तो अपने आप पॉइंट जो है वो याद रहते हैं, रिवीजन करने में आसानी होती है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड जरूर कीजिएगा टेलीग्राम से। नक्सलाइट्स ये जो है कंसिडर किए गए हैं टू बी अ फार लेफ्ट कम्युनिस्ट, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट विंग लेफ्ट विंग क्या होता है। यहाँ पर कम्युनिज्म है ना, यहाँ पर जो राइट विंग है वो वहां पर उनका भी मतलब टेररिज्म जो है हमें लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों तरफ से देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सपोर्ट जो है माओ जेडोंग्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो हमें देखने को मिलती है, मतलब कम्युनिज्म पर्सपेक्टिव से। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे इनिशियली जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो वेस्ट बंगाल में ओरिजिनेट होती हुई हमें देखने को मिली, इसलिए तो नक्सलबारी विलेज है ना। बाद में वो क्या हुआ, जो लेस डेवलप्ड रूरल एरियाज है वहां पर ये स्प्रेड होता गया। मतलब शुरुआत तो हुआ वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी से, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, ये स्प्रेड होना शुरू हो गया। फिर ये छत्तीसगढ़ बोलिए, छत्तीसगढ़ मतलब जो अभी भारत में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो प्रोन है वो हमें छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। हाल ही में वहीं पर दर्दनाक हादसा जो है हमें देखने को मिला है। देन उड़ीसा हमें देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश हमें देखने को मिलता है, तेलंगाना देखने को मिलता है, बिहार देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा जो है वो देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। मतलब चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो है, सॉरी गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो है ना। तो इस तरीके से क्या है कि हमें ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है इस तरीके से स्प्रेड होती हुई देखने को मिली। अब नक्सलाइट ग्रुप अगर हम देखते हैं तो लीगल ऑर्गेनाइजेशंस एज रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी इनकी हमें देखने को मिलती है पार्लियामेंट में, जो इनको रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर इनकी जो भी बातें हैं वो वहां पर पक्ष रखती है। उसमें हमें देखने को मिलता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जनशक्ति। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो लीगल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी देखने को मिलते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐसी जानने को मिलेगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, किसी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ी होगी या किसी वीडियो में नहीं देखी होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो है वो भी जानना बहुत जरूरी है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री की, इनकी इतिहास की, तो यहाँ पर ओरिजिन जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, देखिए यहाँ पर हम इसको डिनोट करेंगे WLWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तेलंगाना पीजेंट रेबेलियन जो है 1946-51, यहाँ पर मूवमेंट जो है वो पीक पर थी 1967। पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, आदिवासीज, इन्होंने यहाँ पर लैंडलॉर्ड जो है उनको यहाँ पर क्या कर दिया, रेड कर दिया नक्सलबारी विलेज वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अलग अलग जगहों पर जो पीजेंट रिबेलियन है वो शुरू हुआ एंड देन उसके बाद ये जो मूवमेंट है काफी पीक पर चली गई। पीजेंट्स बोलिए, लैंडलेस लेबरर्स बोलिए, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर उस जमाने में जो भी स्ट्रेटिफिकेशन था लोगों का ऊपर, मतलब एकदम उछले इसके लैंडलॉर्ड्स बोलिए ये सब, मतलब ऊपर तो समझ लीजिए प्रिस्ट ये सब, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स ये सब जो बहुत अमीर लोग थे, यहाँ पर मतलब जो वर्कर्स, लैंडलेस लेबर्स, पीजेंट्स ये सब हमें देखने को मिलते थे। इन्होंने विद्रोह कर दिया इनके अगेंस्ट में। अब विद्रोह क्यों करेंगे, उनके साथ कुछ नाइंसाफी हो रही होंगी इसलिए विद्रोह करेंगे, उनको मारा पीटा जा रहा होगा या उनको जो पैसा है वो नहीं दिया जा रहा होगा, ये सब की वजह से उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर लिया। अब एक बार अगर क्राइम हो जाता है तो क्राइम जो है वो हमेशा होते रहता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पुलिस फोर्स जो है उन्होंने भी सप्रेस करने की यहाँ पर कोशिश की, जिसकी वजह से नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिली। मतलब क्या है, एक समझ लीजिए कोई तबका है, ठीक है, एक लोगों की कम्युनिटी है, उन वो अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उस पर जुल्म कर रही है, तो अब यहाँ पर जुल्म कर रही है तो इन्होंने अगर विद्रोह करके उन कम्युनिटी के अगेंस्ट में वायलेंट एक्शन लेना शुरू कर दिया एंड देन पुलिस फोर्सेस जो है अगर वो इनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये वहां से भागकर अपना एक विद्रोह जो है वो इनके तो अगेंस्ट में था ही, इनके भी अगेंस्ट में शुरू कर देंगे। ये पुलिस फोर्स मतलब क्या है, मतलब है गवर्नमेंट,
है ना, इनके भी अगेंस्ट में यहाँ पर शुरू कर देंगे। तो इस तरीके की सिनारियो जो है हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अब लीडरशिप अगर हम देखते हैं तो चारू मुजुमदार, ठीक है, और उनके साथीदार जो थे जैसे कि कानू सन्याल, जंगल संथाल, ये सब देखने को मिल रहे थे। देन असिस्ट किए जा रहे थे जो नियर बाय विलेज के लोग हैं उनके द्वारा भी, जो नियर बाय विलेज के लोग हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उनके द्वारा भी। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर जो कंट्री है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। मतलब यहाँ पर हमने जो इंटरनल सिक्योरिटी में देखा हुआ है स्टेट स्पॉन्सर्ड, है ना, नॉन स्टेट एक्टर्स एंड स्टेट एक्टर्स, तो यहाँ पर स्टेट एक्टर जो है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा ममता बनर्जी जो है काफी ज्यादा माओइस्ट ये सब ये हो जाती है। चाइनीज मीडिया जो है उसने इस मूवमेंट को स्प्रिंग थंडर जो है ये नाम से भी कहा था। तो ये काफी प्रोमिनेंट स्टेटमेंट जो है ये बन सकता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पर। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1980s में, तो 1980s की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश जो है फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स वॉर ग्रुप PWG लीडरशिप जो है वो कोंडापल्ली इसके साथ हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद 2004 में अगर हम देखते हैं तो मर्जर जो है वो हमें देखने को मिलता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया PWG एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया एंड 40 अदर आर्म फ्रैक्शन। तो मर्जर जो है इनका वो हमें देखने को मिलता है अंडर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट, जो हमने अभी देखी थी, है ना। देन वर्स्ट ऑफ द रिसेंट अटैक्स अगर हम देखते हैं तो अभी हाल ही में हमें छत्तीसगढ़ जो है वो अटैक देखने को मिला, है ना, जो मतलब समझ लीजिए 22 के आसपास जो सोल्जर्स है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम जो चिंतलनर मसाकेर है वो देखते हैं तो उसमें 76 सोल्जर जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। असैसिनेशन जो है टॉप लीडर कांग्रेस पार्टी के 2013 में वो हमें देखने को मिला। तो कई सारे इंसिडेंट्स जो है हमें नक्सलिज्म के वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके कॉजेस की, देखिए कॉजेस को समझना बहुत जरूरी है। जब हम कॉजेस की बात करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहला जो कॉज है वो देखने को मिलता है फॉरेस्ट मिसमैनेजमेंट का। फॉरेस्ट मिसमैनेजमेंट क्या, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नए लॉज जो है वो लेकर आ रहे थे। अब नए लॉज लेकर आने के साथ साथ वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उसका मोनोपोलाइजेशन कर रहे थे। मतलब यहाँ पर क्या है, सब कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके अंडर में रहेगा। क्योंकि अगर आप जो गरीब लोग देखते हो तो मोस्टली वो जो फॉरेस्ट है उसी में रहते थे, फॉरेस्ट में रहना, है ना। देन उसके बाद क्या है, वहां पर फॉरेस्ट जो है उसी के जरिए कामकाज जो है वो शुरू करना, फॉरेस्ट में अपनी जिंदगी बिताना, जो अपना रेवेन्यू सोर्स है फॉरेस्ट से ही लेना। अब जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेस्ट रिसोर्सेज का मोनोपोलाइजेशन कर देगा तो फिर इनकी खौलेगी, बराबर है। देन उसके बाद क्या हुआ, उसका ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिला 1990s के आसपास। हमने भी अपना है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अब उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक्सप्लॉयटेशन जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का वो इंक्रीज कर देती है। मतलब जो पर्टिकुलर रेवेन्यू सोर्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें अब अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी यहाँ पर उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। तो फिर अब यहाँ पर इनकी और ज्यादा जो है वो खवल चुकी थी। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्राइबल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो है उसमें भी हमें कुछ त्रुटियां जो है वो देखने को मिल रही थी। जैसे कि यहाँ पर जो मार्जिनलाइजेशन डिप्लेसमेंट है ट्राइबल कम्युनिटीज का वो यहाँ पर हो गया, क्योंकि सरकार के द्वारा सही तरीके से जो नीतियां हैं वो नहीं लागू की गई। सरकार की तरफ से जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनके लिए सही तरीके से उनका कल्चर प्रोटेक्ट करना, उनकी जो भी रखवाली है वो करना वो नहीं किया गया। उसकी वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है ट्राइबल कम्युनिटीज का वो देखने को मिला, जिसकी वजह से और उनमें आक्रोश जो है वो पैदा हुआ, है ना। आक्रोश कैसे क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि उनके अगेंस्ट में सरकार बोलिए, कोई पर्टिकुलर ग्रुप बोलिए, वो अगर विद्रोह कर रहा है, वो अगर उनका साथ नहीं दे रहा है, अगर समर्थन नहीं दे रहा है, तो फिर उनका जो विद्रोह है वो वहां पर शुरू हो जाता है। कोई पर्टिकुलर एक लीडर निकलता है, लीडर बोलता है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद वहां पर विद्रोह जो है वो हमें देखने को मिलता है। वही सारी चीज यहाँ पर हो रही थी। देन उसके बाद यहाँ पर जो इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल डिफरेंसेस है वो यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो गए थे। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे नक्सल ग्रुप जो है मोस्टली यहाँ पर पुअर एंड डिप्राइव्ड लोग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, है ना। एंगलर बोलिए, स्मॉल फार्मर्स बोलिए, डेली लेबरर्स बोलिए, है ना। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है उनके जो भी इश्यूज है वो यहाँ पर पूरे करने में फेल हो गई। उनकी इश्यूज यहाँ पर सही ढंग से वो स्थापित नहीं कर पाई, और यही सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर नक्सलिज्म जो है इतना उफान पर आ गया। देखिए एक बार अगर पॉलिटिक्स घुस जाता है ना किसी भी चीज में, एक बार अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर वो जो चीज है वो बहुत ही बुरी तरीके से स्प्रेड होती है। फिर उसका एजेंडा जो है बेसिकली वो नहीं रहता है। अब यहाँ पर नक्सल ग्रुप है, तो पहले अगर देखा जाए, पहले उनके अगेंस्ट में जो चीजें हैं वो सही ढंग से नहीं हो रही थी, कि उनको जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस है नहीं मिल रहे थे, उनको जो उनका प्रोटेक्शन है वो नहीं मिल पा रहा था, है ना। वो जो भी उनके इश्यूज है एड्रेस नहीं हो पा रहे थे। अब समस्या ऐसी है कि उसमें पॉलिटिक्स आ गया है।
अब अगर उनकी समस्या हल करने की कोशिश भी की जाए, क्योंकि बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने कोशिश की कि हम निगोशिएशंस करें, उनकी जो भी समस्या है उसका निवारण करने की कोशिश करें, लेकिन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अब तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। एक बार अगर लीडर बन जाता है ना, देखिए लीडर जो है ना, ये कभी कभार घातक भी साबित होता है अगर लीडर सही ना हो। मतलब क्या होता है कि देखिए, कभी कभार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर लीडर है, वो अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसका अगर सही नहीं हो रहा है, लेकिन अगर लीगल तरीके से, अगर सही तरीके से कम्युनिटी को अगर ऊपर ले जाने की कोशिश करे, तो फिर वो लीडर जो है वो उस कम्युनिटी को एक्चुअल में ऊपर लेकर आता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती है जिनके लीडर जो है वो इस तरीके से बनते हैं कि उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए लीडर जो है वो तो सक्षम बन जाता है ना, लेकिन जो कम्युनिटी है वो सक्षम नहीं बन पाती। आजकल बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं ना कि जो यूथ है, यूथ को ये मिलना चाहिए, यूथ को वो मिलना चाहिए, तो बहुत सारे यूथफुल लीडर जो है वो देखने को मिलते हैं जो अभी मार्केट में आ गए हैं। वो मार्केट में जो आए हैं वो तो अमीर हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रोजगार के लिए जो फाइट करते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो ये समस्याएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो यहाँ पर इस इश्यू को एड्रेस करने फेल रही है, ये सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है वो काफी पुअर रही है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप ना हो पाया। उसकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी काफी ज्यादा हो गई। अब उसकी वजह से क्या हुआ, एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट जो है वो तैयार हो गया कि नहीं यार, सरकार जो है हमारे लिए काम ही नहीं कर रही है, सरकार जो है हमारे लिए है ही नहीं, और सरकार जो है वो तो दूसरों के लिए काम करेगी। तो ऐसा एक माइंडसेट जो है वो तैयार हो गया, जिसकी वजह से अब सरकार के अगेंस्ट में भी यहाँ पर विद्रोह जो है वो शुरू है। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इंप्लीमेंटेशन जो है लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है, लोकल लैंड ओनर जो है ना, डिफरेंट एक्सप्लॉइटेड उनके द्वारा किए गए, तो इनके द्वारा किए गए, तो इनके अगेंस्ट में भी यहाँ पर विद्रोह जो है उनके द्वारा हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद फॉरेस्ट कवर जो है इंडिया में, देखिए फॉरेस्ट कवर इतना रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इनके मन में ये भी आता है कि सीधा हम उनके ऊपर एयर स्ट्राइक क्यों नहीं कर देते हैं। देखिए नक्सलाइट लोग जो है, नक्सलाइट लोग ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई अड्डे जो है वो बनाए हुए हैं एंड देन वो अड्डे जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो हो रहा है। हाँ, उनके अड्डे बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे पीओके में टेररिस्ट के अड्डे बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको मार दिया तो मतलब वही यहाँ पर मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझ लीजिए कि अगर टेररिस्ट ग्रुप जो है वो लाहौर सिटी के बीचों बीच यहाँ पर अगर अपने घर जो है वो बनाकर रह रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आजू बाजू में सिविलियंस जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से अगर हम नक्सलाइट देखते हैं, तो नक्सलाइट जो है वो गाँवों में रहते हैं, छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं, वो फॉरेस्ट जो है वहां पर रहते हैं, इतना फॉरेस्ट कवर होता है हमें पता ही नहीं चलता, दिखता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है डिफिकल्टी फेस कर रही है इंसर्जेंट्स के साथ डील करने के लिए, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो नहीं मिल पाती है यहाँ पर, इतना ज्यादा फॉरेस्ट कवर रहने की वजह से वहां पर छुपे हुए रहते हैं। और अगर हमने एयर स्ट्राइक कर दी, वहां पर कुछ कर दिया, बम बम डाल दिया कि हाँ ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर हम बम डालते हैं, लेकिन सिविलियंस भी मर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कारण जो है वो हमें देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेजर सपोर्टर जो है नक्सलिज्म मूवमेंट के, वो हमें अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सोचिए बेरोजगारी जो है वो सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं है, वो हमारे सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है जो बेरोजगारी उसको मिटाना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट रिस्पांस की, तो गवर्नमेंट जो है वेरियस अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, वहाँ की गवर्नमेंट ने अलग अलग रिस्पांस किया है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर जो अपना लड़ाई है वो की है। जैसे कि रैपिड मॉडर्नाइजेशन जो है पुलिस फोर्स का, पुलिस फोर्स जो है उनके पास अगर हम जो कट्टे हैं वो दे दे, उनके पास AK-47 रहे तो मतलब क्या बनता है ना। तो यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन है पुलिस फोर्सेस का वो यहाँ पर करो। देन लॉन्च ऑफ फुल स्केल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो है वो हमें देखने को मिले। 2004 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रिड्यूस कर दिया और निगोसिएशंस में एंगेज हो गए। जैसे मैंने आपको कहा था निगोसिएशंस है ना, उसमें क्या हुआ, उसमें यहाँ पर वो मतलब शामिल हो गए। अब जब शामिल हो गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एलाइट कॉम्बैट फोर्सेस है, क्योंकि निगोसिएशन जो है वो इतने सही नहीं हो पाए, तो इसलिए अब यहाँ पर एलाइट कॉम्बैट फोर्सेस जो ग्रे हाउंड्स है ये इस्तेमाल किए गए 2004-2007 में। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर लाए गए, क्योंकि नक्सलाइट अगर आप देखोगे, नक्सलाइट जो है उनका एक लीडर है, ठीक है, वो यहाँ पर लोगों को जो है वो रिक्रूट कैसे कर रहा है, वो बोल के कि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारे लिए कोई वेलफेयर नहीं कर रही है, यहाँ पर कुछ मॉडर्नाइज नहीं कर रही है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं दे रही है। अब अगर गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया, तो जो लोग हैं जो इनके बातों में आ रहे हैं वो ये सोचेंगे यार लीडर तो बोल रहा है, उसके विपरीत यहाँ पर सरकार बर्ताव कर रही है, ये हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भड़काने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट तो हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स ला रही है, गवर्नमेंट तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स ला रही है, तो फिर हम क्यों लड़े गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से एक कट हो सकते हैं, है ना।
तो ये सब कुछ यहाँ पर करने की कोशिश की गई। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है छत्तीसगढ़, जहां पर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, छत्तीसगढ़ एपी सेंटर है माइस्ट इंसर्जेंसी का। ठीक है, इंडिया में अगर हम देखते हैं, ये इन्फ्लुएंस है बाय ओवर 18 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 27, होम है फॉर सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर्स। ठीक है, इनिशियल ईयर्स अगर हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ छत्तीसगढ़, पॉलिटिकल सपोर्ट जो है इंसर्जेंट ग्रुप का, वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। मतलब उनको पॉलिटिकल सपोर्ट जो है स्टार्टिंग में दिया गया, जब छत्तीसगढ़ आया था उस टाइम पर पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गया। एक बार पॉलिटिक्स आ गया तो फिर तो क्या कोई सुनता है क्या। उसके बाद तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर वेरियस स्टेप्स लिए कि यहाँ पर जो विजिलियंट ग्रुप है उनको यहाँ पर नर्चर करना, साल्वा जुडम हमें देखने को मिलता है। लोकल मिलिशिया क्रिएट कर दिया उन्होंने, स्पेशल पुलिस फोर्स जो है, रेबल्स ऑफ लोकल यूथ, ये सब करके। फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया ये तुमने जो क्रिएट किया है ना, ये इलीगल है, ये सही नहीं है, ये करना बंद है। तो फिर उन्होंने फिर ये निकाल दिया, अपने पुलिस फोर्सेस को ज्यादा उन्होंने अपलिफ्ट किया। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें देखने का फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स है उसको मॉडर्नाइज किया, इंटेलिजेंस को मॉनिटाइज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्बैट किया, एंटी इंसर्जेंट ट्रेनिंग जो स्कूल है पुलिस के लिए वो यहाँ पर लेकर आए, है ना, ये हमें देखने को मिला। देन यहाँ पर जो सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है वो अडॉप्ट की कि देखो यार तुम मरोगे, है ना, हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स है, तुम मरोगे तो एक काम करो, तुम सरेंडर कर दो। ठीक है, निगोसिएशन एंड सरेंडर। तो छत्तीसगढ़ स्पेशल पुलिस सिक्योरिटी एक्ट 2006 किया, उसमें अनलॉफुल एक्टिविटी जो है वर्बल एंड कम्युनिकेशन, ये यहाँ पर एक्सपांड किया। रोड्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क जो उसको भी यहाँ पर इंप्रूव किया, जिसके तहत जब हम रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करते हैं तो अपने आप वहाँ पर जो कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वेलफेयर स्कीम्स भी होती है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी मिलता है, एंड प्लस जो इन अनलॉफुल एक्टिविटीज है उसको भी यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। झारखंड की अगर हम बात करते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है सेकंड मोस्ट अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से हमें देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ के बाद। यूनिक सरेंडर पॉलिसी जो है नक्सलाइट्स की वो हमें देखने को मिली। यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस स्टेट ने यहाँ पर ऑपरेशन एनाकोंडा जो है लॉन्च किया, जिससे कि मॉइस्ट ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर काउंटर किया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद ये काफी सक्सेसफुल हुआ। देन उसके बाद 2012 में प्लान जो है वो शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड हो जाए, ब्रिजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये जो है कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जो यहाँ से शुरू हुआ था, यहीं से हमें शुरू होता हुआ देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी हमें स्टेट गवर्नमेंट जो है सीरीज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन देखने को मिलते हैं। स्पेशल बटालियन जो है वो यहाँ पर लाया गया। देन इलाइट पुलिस टीम जो है वो यहाँ पर लाई गई। गवर्नमेंट ने यहाँ पर सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज ऑफर किए। देन उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाए, वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो लेकर आए, कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र जो है वहां पर भी कई सारी जो एक्टिविटीज है, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज अगर आप देखोगे तो उसमें कॉमन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, जैसे कि रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। देन उसके बाद यहाँ पर वेलफेयर प्रोग्राम जो होते हैं, मतलब राशन वाशन दे देना। एंड देन उसके बाद जो निगोसिएशन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ये लॉन्च करना। एंड देन यहाँ पर जो पुलिस है उसमें रिफॉर्म्स लेकर आना। तो ये सारी चीजें जो है कॉमन हमें देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स के इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें कई सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर अप्रोच, यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट जो है माओइस्ट से लड़ने के लिए यहाँ पर लेकर आए। पुलिस फोर्स मॉडर्नाइजेशन, इंटेलिजेंस नेटवर्क को एनहांस करना, जिससे कि यहाँ पर जो भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है वो हम पहचान सके। देन यहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें यहाँ पर असिस्ट करना, सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेज है उसको डिप्लॉय करना, समाधान लॉन्च किया 2017 में, है ना। देन बैनिंग ऑफ सीपी, अभी यहाँ पर किसके लिए स्टैंड करता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किस पर ये स्टैंड करता है, मतलब एस किस पर है, ए किस पर है, एम किस पर है, ए किस पर है, डी किस पर है, एच, ये क्या स्टैंड करता है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगा। बैनिंग ऑफ सीपीआई एंड एनैक्टमेंट यूएपी एक्ट एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम, तो इस तरीके से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी हमें देखने को मिलता है। एंड आउटकम्स अगर हम देखते हैं जो भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया उसका क्या आउटकम निकला है, तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर सेंटर एंड नक्सल अफेक्टेड स्टेट जो है रेयर एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है, इसके कई सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप 2020 का यूपीएससी का पेपर देखो उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर क्वेश्चन भी आया है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। मतलब यहाँ पर कोऑपरेशन के साथ, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं। रिसेंटली 44 डिस्ट्रिक्ट जो है रिमूव किए गए हैं नक्सल अफेक्टेड लिस्ट में, एंड वर्स अफेक्टेड कैटेगरी जो है वो 36 से 30 पर रिड्यूस हो गए हैं। नक्सलाइट मूवमेंट जो है वैक्यूम लीडरशिप में वैक्यूम जो है वो फेस कर रहा है ना। करंटली अगर हम देखते हैं तो फ्यू आइसोलेटेड हिली रीजन जो है उस पर ये देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका जो है वो लॉस हो गया है। आइडियोलॉजी, लीडरशिप क्राइसिस, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
अब यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा नक्सलिज्म जो है उसका मसला क्या है, और उसी के साथ नक्सलिज्म जो है इससे लड़ने के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एंड इसके आउटकम्स जो है हमें क्या देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेसिक चीज है। आप सोचिए ना, आप अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, आपको उसके इतिहास से लेकर आपको उसके जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है वही सारी चीजें हमें बताना है। 5 पॉइंट आप निकाल लीजिए, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें वेलफेयर स्कीम चलाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है, रोड्स रेलवेज ये सब जो होते हैं। देन उसके बाद जो हमारा ये है क्या बोलते हैं उसको, जो सरकार है, सरकार की तरफ से रिहेबिलिटेशन जो स्कीम है वो यहाँ पर चलाना है ना, वो सबसे निगोशिएशन एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम जो है वो चलाना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, बराबर है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर हमारी जो पुलिस फोर्सेस है उसमें रिफॉर्म्स जो है वो वहां पर ला सकते हैं, बराबर है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करना, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनको यहाँ पर अपग्रेड करना, तो ये सारी चीजें जो भी फंडिंग आ रही है उसको यहाँ पर रोकना, क्योंकि फंडिंग भी आ रही होंगी, तो ये सारी चीजें हैं, इसको हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, बराबर है। ये सारे आपके पास हो गए 5 पॉइंट। सोल्यूशन तो आपको आपके पास अभी रेडी है। अब क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर हमेशा सोल्यूशन जो है यही 5 लिख दोगे तो आप सफिशिएंट रहेगा। अब आपको पूछा क्या जाएगा उस पर महत्वपूर्ण रहता है कि एक पर्टिकुलर कोई इंसिडेंस के नाम पर आपको पूछ लिया गया कि ये इंसिडेंस हुआ है, इस पर आप बताइए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा है, बता दो, केसेस बता दो, 2-3 केसेस की, इससे हमें पता चलता है कि हाँ बहुत ज्यादा हमें एक्सट्रीमिज्म जो है वो देखने को मिल रहा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, बराबर है। उसकी थोड़ी शुरुआत, उसकी डेफिनेशन लिख दी, उसकी थोड़ी शुरुआत लिख दी, बैकग्राउंड थोड़ा लिख दिया कहाँ से शुरू हुआ था, और इतने इतने केसेस हो रहे हैं, यही ढांचा है, इसी को ढांचा बोला जाता है। आप 8 मिनट नहीं 5 मिनट में आंसर लिख दोगे आपका, ये होता है मेन चीज। तो मैंने तो आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताया हुआ है, यही सारी चीजें हम देखने वाले हैं एमएम एकेडमी ऐप के जो इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर्स है उसमें। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं फॉरेस्ट फायर्स के बारे में। अब देखिए फॉरेस्ट फायर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत है वहाँ पर फॉरेस्ट फायर की समस्या कितनी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा प्रोन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी प्रोन है। देखिए जब हमने डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स शुरू किया था तो पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो जोनेशन मैपिंग होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके जरिए हमें पता चलता है, हम जोन्स गिरा देते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ कहाँ कहाँ पर वल्नरेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। वल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी, है ना, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सारी टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वल्नरेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है, मतलब समझ लीजिए अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन के किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग की जाती है, किसी राज्य में किसी जगह पर, तो वहाँ पर डिजास्टर से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं हैं वो आपको सबसे पहले पता रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी डिजास्टर आता है तो कलेक्टर के हाथ में, एक आईएएस ऑफिसर के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि अभी भी देखोगे आप तो मोस्ट ऑफ दी जो डिसीजंस निकलते हैं लॉकडाउन से रिलेटेड बोलिए जो भी बोलिए, क्योंकि पेंडेमिक भी एक डिजास्टर की इसमें है, तो बहुत सारे जो भी रूल्स निकलते हैं वो उस पर हस्ताक्षर अगर आप देखोगे तो कलेक्टर जो है उसके द्वारा निकलाई जाती है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो आपको सबसे पहले जोनेशन मैपिंग पता होना चाहिए, देन वहाँ पर उसको मिटिगेट करने के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं वो आपको देखना होगा, कहाँ पर खामियां चल रही है उस डिस्ट्रिक्ट में वो देखना होगा, जिससे कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पैच जो है उस डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स में का जो फॉरेस्ट फायर हमने देखा था उसमें का छोटा सा पैच, मतलब पूरा तो प्ले नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो जो पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो प्ले करके मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हम आते हैं फॉरेस्ट फायर पर। तो फॉरेस्ट फायर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉरेस्ट फायर है क्या? फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लगना फॉरेस्ट फायर है। ये कैसे भी हो सकता है, ये नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, लोगों के द्वारा लगाने भी हो सकता है। लेकिन फॉरेस्ट फायर मतलब क्या है, ये पूरा इतना बड़ा जंगल है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई फॉरेस्ट लगी है, समझ लो यहाँ पर कुछ 5 लोग हैं वो सिक्योरिटी जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी जो होती है ना कि मतलब वो आग लगा दिया फिर अपने हाथ जो है वो सेक रहे हैं, वो अगर कर रहे हैं तो इसको भी हम फॉरेस्ट फायर बोलेंगे क्या? नहीं, फॉरेस्ट फायर होता है अनकंट्रोल्ड एंड फ्रीली स्प्रेडिंग कंबशन प्रोसेस। ये अगर कंट्रोल्ड, क्योंकि कंट्रोल इसमें तो लगाया जाता है कि पर्टिकुलर पैच जो उसको जलाना है वो तो कंट्रोल्ड होता है, वो फॉरेस्ट फायर नहीं बोलेंगे। फॉरेस्ट फायर मतलब अनकंट्रोल्ड होती है, फ्रीली जो स्प्रेड हो रही है कंबशन प्रोसेस, जो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया जो उसको सभी को यहाँ पर अपने चपेट में ले लेती है, ठीक है। पार्ट है ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये ह्यूज रोल प्ले करती है हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। मतलब हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट कैसा रहेगा, देन उसका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग रीजनरेशन उसमें बहुत रोल जो है वो प्ले करती है। फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी जो फॉरेस्ट फायर है वो डिजास्टर्स इम्पैक्ट उसके डालते हैं। मतलब रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर चले गए हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ह्यूमंस की वजह से। फॉरेस्ट फायर अगर हम देखते हैं, फायर वेरी इंपॉर्टेंट लैंडस्केप अगर आप देखोगे तो अगर आप मतलब जो क्रॉप्स प्लांटेशन होता है
और उसी के साथ साथ जो कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाते हैं। मेन रीज़न अगर हम देखते हैं, जो फायर इंसिडेंट्स है लेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके पीछे कारण है राइज इन टेम्परेचर, है ना। और उसी के साथ साथ जो प्रेसिपिटेशन है, जो बरसात है वो कम हो गई है, और जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अमेजोन फॉरेस्ट, वहाँ पर बहुत बुरी तरीके का फायर जो है वो मतलब देखने को मिलते रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है वो भी होती है। इवन ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी, तो ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरेस्ट फायर, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो बहुत मेजर जो इशू है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा बिलीव किया जाता है, नेचुरल तो ठीक है, नेचुरल वाला जो है अपने आप को रिपेयर कर लेता है, नेचुरल वाला इतना डिजास्टर्स जो है वो होना, समस्या उसकी कम रहती है। लेकिन अगर आप देखोगे जो मैनमेड है ना, ये बहुत बुरे होते हैं। मैनमेड जो फायर लगती है बहुत ही खतरनाक होती है, ग्रेजिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। जो फॉरेस्ट है उसको आग लगा दी जाती है और फिर वो आग जो है वो बहना शुरू होती है, तो खतरनाक ही बहती है। टाइप अगर हम देखते हैं तो एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल, नेचुरल में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर लाइटनिंग जो है, मतलब जो बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने की वजह से अगर फॉरेस्ट में आग लग जाए, सूखे पत्ते अगर पड़े हैं और अगर बिजली कड़क जाए तो आग लग जाएगी। देन ड्राई सीजन में अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण जो होता है, उसकी वजह से आग पकड़ लेते हैं। देन उसके बाद बाम्बू एरिया में अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट फायर जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को बाम्बू घीसने की वजह से भी आग जो है वो पकड़ लेते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन अगर होता है तो उसकी वजह से भी आग जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये नेचुरल हो गए। एंथ्रोपोजेनिक में इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जानबूझकर आग लगा दी गई है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जानबूझकर नहीं लगाई गई है। तो अब यहाँ पर अगर हम इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल देखते हैं तो इंटेंशनल में आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना, स्लज एंड बर्न। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है कि आग लगा दी गई है, देन उसके बाद यहाँ पर जो आगे हैं वो एग्रीकल्चर जो है वो किया जा रहा है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जानबूझकर लगाई गई आग है, ये आग कभी कभार बहुत फैल जाती है। देन जो फोडर है कैटल के लिए, वो यहाँ पर मीट करना पड़ता है, उसके लिए आग लगाई जाती है। देन यहाँ पर फॉरेस्ट में प्रोडक्शन जो है ऑफ टेंडू लीव्स, वो इंक्रीज करने के लिए लगाई जाती है। स्मगलर जो होते हैं, पोचर जो होते हैं, वो यहाँ पर फॉरेस्ट में आग लगाते हैं। विलेजर जो है वो यहाँ पर स्मॉल फायर लगाते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो पाथ है उसको क्लियर किया जा सके। जो पतझड़ होते हैं ना, तो गिर जाते हैं पत्ते, तो पाथ जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आग लगा देते हैं, तो फिर वो आग बहती जल जाती है ना। और जो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी लगाई जाती है। अब अनइंटेंशनल अगर हम देखते हैं तो उसमें यहाँ पर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट जो है उसको कलेक्ट करना है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर फायर जो है वो इग्नाइट हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूज फायर हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पर फार्म रेसिड्यू, जो फार्म की बची हुई चीज़ें हैं, जो वेस्टेज है, उसको अगर जला दिया जाए तो वो भी यहाँ पर बह के चला जाता है, मतलब आग जो है वो बहती चल जाती है। देन विलेजर जो है, जो आसपास रह रहे हैं, वो यहाँ पर फॉरेस्ट में बहुत बार आग लगाते हैं, जिससे कि वाइल्ड एनिमल जो उनको दूर रखा जा सके, क्योंकि वाइल्ड एनिमल आग के पास आने से डरते हैं। और विलेज के आसपास अगर फॉरेस्ट है तो फिर एनिमल जो है वो अक्सर आते रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए आग लगा दी जाती है, जिससे कि क्या होगा कि फायर जो है वो और बहती चल जाती है। ट्रैवलर्स बोलिए, नॉमेडिक ग्रेजर्स बोलिए, विलेजर्स बोलिए, वो यहाँ पर कई बार जो आग है, सिगरेट विगरेट है वो पी लेते हैं, सिगरेट फेंक दिए, उसकी वजह से भी आग भड़क जाती है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो अनएस्टिंग्विश्ड कैंप फायर्स है वो भी यहाँ पर फायर कॉज करते हैं। अनकंट्रोल्ड प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग, ये सारी चीज़ें जो है ये अनइंटेंशनल होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आग हमें देखने को मिलती है फॉरेस्ट फायर। इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत भयानक होता है, मतलब वैल्यूएबल टिम्बर रिसोर्सेज उसका लॉस, इकोसिस्टम जो है उस पर इम्पैक्ट होता है ना। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो वाटर कैचमेंट एरिया जो है, लॉस ऑफ वाटर होता है क्योंकि वो डिग्रेड हो जाते हैं। देन उसके बाद वाइल्ड लाइफ हैबिटेट लॉस होता है, जो वाइल्ड लाइफ है, हमारी डाइवर्सिटी है, वो यहाँ पर डिप्लीट हो जाती है। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो लॉस होता है फॉरेस्ट कवर रिड्यूस होने की वजह से। जो यहाँ पर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलिए, ये यहाँ पर रिलीज होते हैं आग लगने की वजह से, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका भी इशू हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं और, तो यहाँ पर जो फ्लड है उसका जनरेशन हमें देखने को मिलता है, जो ह्यूमन सेटलमेंट है उनका डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है, जो लाइफ है, प्रॉपर्टी, उसको थ्रेट हमें देखने को मिलता है, लाइवलीहुड इससे एडवर्सली अफेक्ट होती है, सॉइल जो है वो यहाँ पर अफेक्ट हो जाती है, मतलब जो होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो यहाँ पर काफ़ी इरोजन की वजह से वल्नरेबल हो जाती है। देन यहाँ पर माइक्रो क्लाइमेट, रिमूवल एंड लिटर एंड डब, ओपनिंग ऑफ कैनोपी बाय किलिंग ओवर स्टोरेज शर्ब्स एंड ट्रीज, ये सब मतलब क्या है, बेसिकली सब चीज़ें यहाँ पर चली जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। अब इंडिया और फॉरेस्ट फायर अगर हम देखते हैं तो इसमें जो सीजन्स है उसके तहत तो फॉरेस्ट फायर हमें अक्सर देखने को मिलती रहती है, मतलब यहाँ पर किस तरीके वेजिटेशन है। खासकर अगर हम डिसीडियस इसमें देखते हैं
तो वहाँ पर फॉरेस्ट फॉरेस्ट फायर जो उसकी समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, मेजर फॉरेस्ट फायर जो है वो कंट्री में फरवरी टू जून हमें देखने को मिलते हैं, और फरवरी टू मई मतलब जहाँ धूपकाला है वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। अब एफएसआई अगर हम डेटा देखते हैं तो 1.45 मिलियन हेक्टर जो है फॉरेस्ट एरिया अफेक्ट है फायर एनुअली इन दी कंट्री। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो एरिया प्रोन है फॉरेस्ट फायर के लिए वो भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीक़ों से हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर फॉरेस्ट फायर जो उसके मिटिगेट करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स, तो यहाँ पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वही यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम पहली बता तो फॉरेस्ट फायर जो है वो लगने वाली है, फॉरेस्ट फायर जो है वो लग रही है, तो जिससे क्या होगा जो लोग हैं आसपास वो यहाँ पर बच सकते हैं, जो एनिमल्स है उनको रेस्क्यू किया जा सकता है ना। उसी के साथ यहाँ पर जो मैनेजमेंट बाउंड्रीज है उसको डिजिटाइजेशन कर देना, जिसकी वजह से क्या होगा फटाफट यहाँ पर डिटेल इस पे पता चलेगा। आदमी जो है वो यहाँ पर लेटर लिखेगा कि फायर लग चुकी है, वो पूरा जंगल जलने के बाद सामने वाले ऑफिसर तक पहुंचेंगे, मतलब नहीं बनेगा। यहाँ पर जायंट वाटर बलून्स इंक्रीज करना, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो फायर से उसको बुझाने के लिए काम आ सकता है एज अर्ली एज पॉसिबल। देन यहाँ पर कम्युनिटी जो उनको सेंसिटाइज करना कि देखो भैया ऐसा ऐसा है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल तौर पर आपको काम करना है, रिस्पॉन्सिबल तौर पर अवेयरनेस फैलाना कि आपकी इस हरकत की वजह से इतना बुरा असर जो है वो पड़ सकता है, तो आपने ये नहीं करना चाहिए, सिगरेट पीकर आप वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा कि सही ढंग से कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर काम कर पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें वर्ल्ड फायर एटलास प्रोटोटाइप प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर डेवलप किया गया देखने को मिलता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिससे कि सभी एक्टिव फायर जो है नाइट में वो देखे जा सके। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कहाँ कहाँ पर फायर है, कहाँ कहाँ पर हमें मेजर्स लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट है इंडिया में उसको स्ट्रेंथनिंग, है ना, रिपोर्ट यहाँ पर ज्वाइंटली प्रिपेयर की गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड वर्ल्ड बैंक, जिससे कि हम यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर है उसके मीनर्स को अंडरस्टैंड कर सके, उसको ट्रेस कर सके। जो इवेंट्स हैं नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इंटरनेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बढ़ोतरी करना है क्योंकि हमें फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट करना है। फॉरेस्ट फायर जो है वो टिपिकली एज ए डिजास्टर ट्रीट नहीं किया जाता है, इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो है माइनर रोल उनका हमें देखने को मिलता है क्योंकि इसको एज ए डिजास्टर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जैसे कौन सा वाला हमने देखा था डिजास्टर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हीट वेव, है ना, तो इसकी वजह से क्या है कि इनको सही ढंग से रोल ही प्ले नहीं करता आ रहा है। स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन जो है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं उनके बीच में रहना चाहिए, जिससे कि मिटिगेटिंग मेजर्स को और हम बढ़ा सकते हैं। इश्यूज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे हैं। अगर हम इंडिया में देखते हैं फॉरेस्ट फायर, तो यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है उनको मैनेज करना बाय आइसोलेशन, कि यार आइसोलेट कर दिया मैनेज कर लिया, नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिससे कि ये पॉलिसी के तहत हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं, है ना, जिससे कि हम मैनेज कर सके, प्रिवेंट कर सके। नेशनल गाइडलाइन जो है स्टिल अनइम्प्लीमेंटेड है। देन उसके बाद जो डेडिकेटेड फंड है वो यहाँ पर शॉर्टेज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी R&D करने के लिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए पैसा लगता है, फाइनेंस का शॉर्टेज देखने को मिलता है। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट जो है उसको इंटीग्रल पार्ट जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता है। जो प्रोटोकॉल है वो हमारे पास सही ढंग के अवेलेबल नहीं है, जिसमें कॉजेज, मिटिगेटिंग मेजर्स वो सब हमारे पास सही ढंग से अवेलेबल रहे। देन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम वो हमें देखने को मिलता है, जिसके साथ पता ही नहीं चलता है ना। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस इंगेजमेंट वो हमें देखने को मिलते हैं। जो इक्विपमेंट्स है उसका शॉर्टेज है, टेक्नोलॉजी का शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज है, जिसकी वजह से क्या है कि हम उसको मिटिगेट नहीं कर पाते हैं। लोग जो है वो आलस भी करते हैं कि छोड़ो ना यार फॉरेस्ट में तो लगे, हमको क्या। मतलब एक इंसान तो इतना आलसी था कि उसको बोला गया कि सुनो सुनो घर में आग लगी है, तो बोलते मेरे को क्या, तो बोलते अरे आप ही के घर में लगे है, तो बोलते तेरे को क्या। इतने आलसी लोग, तो इतने जब आलसी लोग भरे हुए तो फिर कहाँ से यार फॉरेस्ट वाले फायर जो रहेंगे उसकी तरफ वो ध्यान देंगे, उस पर नज़र डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट जो है वो भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी नीड पर डिपेंडेंट है कि यार कुछ हमको दो, तब जाकर हम इसमें R&D करें, तब जाकर रिसर्च करें, तब जाकर यहाँ पर रिस्पॉन्स प्लान बनाए। ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, जो इश्यूज है उन्हीं को सॉल्व करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना, देन गवर्नमेंट जो है उनमें कोलैबोरेशन प्रॉपर तरीके से करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, है ना, फंड को यूटिलाइज करना। फॉरेस्ट फायर जो है उनको यहाँ पर साइंटिफिक एनालिसिस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से डील करना चाहिए। यहाँ पर फंडिंग जो है वो सही ढंग से रहना चाहिए। देन यहाँ पर बजटरी रिसोर्सेज, बजटरी अलोकेशन सही ढंग से देना चाहिए। क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट, है ना, एरिया एनहांस करना चाहिए। देन उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो फायर लाइन है, सिल्वी कल्चर प्रैक्टिस, वो यहाँ पर क्लियर इन एरियाज जहाँ पर ग्रीन फीलिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है।
तो ये हमें करना चाहिए, कम्युनिटीज़ जो है उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पर अनवांटेड फायर जो उसको रिड्यूस कर सके। जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस फैलाकर सिगरेट विगरेट मत पियो भैया, ये सब करना चाहिए। सैटेलाइट बेस्ड अलर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, ग्राउंड बेस्ड डिटेंशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि हम सही ढंग से डिटेक्ट कर सके, सही ढंग से देख सके, है ना। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए। देन यहाँ पर जो ऑपरेशन प्रोसीजर है वो यहाँ पर हमें सही ढंग से देखना है। एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिसेस यूएसए मैक्सिको से हमें लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है खत्म होता है, क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स खत्म होते हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं रोड मैप फॉर टॉलरेंस इसके बारे में। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो 21 मार्च इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये हमें देखने को मिलता है। और इसी के संदर्भ में थोड़ा हम बैकग्राउंड अगर देख लेते हैं, तो बैकग्राउंड में हमें देखने को मिलता है कि फॉर्म ऑफ रेसिज्म, देखिए अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। करंट फॉर्म रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और ऑफन कोवर्ट है ना, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रोपेगेंडा फैलता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म्स देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन का, तो माइक्रो अग्रेशंस और एवरीडे इंडिजिनिटी ये यहाँ पर काफ़ी वाइड स्प्रेड हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ टेक्नो रेसिज्म जो है वो भी देखने को मिलता है, मतलब नई टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम देखते हैं इसके, तो हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन राइट जो है, अब देखिए ये जो कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे रेसिज्म के हर जगह कॉमन रहेंगे। तो आपको रेसिज्म पर अगर क्वेश्चन आए, यहाँ पर बेसिकली आर्टिकली शॉर्ट में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं तो सेम ही रहेंगे। ह्यूमन राइट जो है उसका ब्रीच रहेगा, हार्मफुल इफेक्ट जो ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग पर रहेंगे, जो वाइडर डिस्ट्रप्शन है सोशल कोहेजन पर वो रहेगा, है ना। इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी में वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। यूनेस्को का रोल अगर हम देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब एजुकेशन के थ्रू, साइंस के थ्रू, कल्चर के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पर हमें जो रेसिज्म है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। ग्लोबल फोरम जो अगेंस्ट रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन वो भी हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड में क्या होगा, हमें रेसिज्म को कम करना है, मतलब यहाँ पर नए मैनिफेस्टेशन जो है रेसिज्म के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, रिन्यूड कमिटमेंट जो है इक्वलिटी को मोबिलाइज करने के लिए वो करना। रेसिज्म जो है यहाँ पर ओवरकम नहीं हो पाएगी सिर्फ गुड फेथ, लेकिन यहाँ पर जो एंटी रेसिज्म एक्शंस है उसको भी कॉम्बैट करना पड़ेगा। सिर्फ हम यहाँ पर अगर ये फैलाते रहेंगे नहीं रेसिज्म मत करो, रेसिज्म मत करो, तो नहीं होगा। हमें जो फैला रहा है उसको भी यहाँ पर कम करना जरूरी है। हमें यहाँ पर मल्टी सेक्टोरल एफर्ट जो है वो यहाँ पर लेना जरूरी है। यहाँ पर हार्मफुल स्टीरियोटाइप एंड फॉस्टर टॉलरेंस है उसको एलिमिनेट करना, इरेडिकेट करना भी जरूरी है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करते हैं गुड स्टार्ट इस आर्टिकल के बारे में। कॉन्टेस्ट है रिसेंट नोटिफिकेशन जो है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021 ये लाया गया है। अब देखिए एडिटोरियल जो है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछे जाने की कम संभावना होती है। इसमें बेसिकली बैकग्राउंड जो है वो अगर हम देखते हैं तो रेयर डिसीजेस। अब रेयर डिसीजेस मतलब क्या, तो देखिए इसको डिफाइन किया जाता है डिसीज जो इनफ्रीक्वेंटली ऑकर होती है पॉपुलेशन में। मतलब समझ लीजिए अगर सर्दी है, फ्रीक्वेंटली हो रही है, बहुत सारे लोगों को हो रही है, तो रेयर डिसीज हो गई क्या, नहीं। रेयर का मतलब ही है कम, तो यहाँ पर इनफ्रीक्वेंटली अगर ऑकर होती है तो उसको हम कहते हैं रेयर डिसीज। इसमें 3 मार्कर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल विद डिसीज, देन उसका प्रिविलेंस कितना है, अवेबिलिटी एंड नॉन अवेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो ये 3 चीजें यहाँ पर देखी जाती है। देखिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देन उसके WHO जो है डिफाइन करता है रेयर डिसीज को एज हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 6.5 टू 10%, 10 पर 10,000 लोग, मतलब 10,000 लोगों में से अगर 7 से 10 अगर लोगों को हो रहा है तो मतलब वो रेयर डिसीज है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। 7,000 नोन रेयर डिसीजेज जो है विद एस्टिमेटेड 300 मिलियन पेशेंट इन द वर्ल्ड, 70 मिलियन इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ यहाँ पर अगर हम देखते हैं रेयर डिसीजेस के नाम, तो ये आपको पता रहने चाहिए, क्योंकि ऐसा आ सकता है कि नीचे दिए में से कौन कौन से रेयर डिसीजेस है। तो उसमें हमें इनहेरिटेड कैंसर है ना, देन उसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, देन कॉग्निशियल जो मॉलफॉर्मेशन है, देन उसके बाद ग्यूचर डिसीज है, देन उसके बाद हिस्प्रुक डिसीज है, देन साइटिक फाइब्रोसिस है, देन मस्कुलर, देन उसके बाद लिम्फो स्टोरेज डिसऑर्डर। तो अलग अलग डिसीजेज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं इसका, तो हमें देखने को मिलता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, मतलब यहाँ पर बाइंडिंग है वेलफेयर स्टेट्स पे टू वेलबींग ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन, है ना। फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वन टाइम ट्रीटमेंट अप टू 20 लाख एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म। अर्ली डिटेक्शन, यहाँ पर पॉलिसी जो है प्रोवाइड करती है अर्ली डिटेक्शन अगर होता है तो यहाँ पर जो डिसीज है वो क्लियर हो सकता है। देन उसके यहाँ पर कंसर्न्स अगर हम देखते हैं तो देखिए मेन कंसर्न है यहाँ पर फंडिंग का। फंडिंग जो है वो एलोकेट नहीं की जाती है इमीडिएट एंड लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट नीड्स के लिए,
जिसकी वजह से क्या है, वो ट्रीटमेंट के पैसे ही नहीं रहते हैं, तो ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो डेथ होगी। लोअर सपोर्ट से गवर्नमेंट से वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है कि वे फॉरवर्ड में यही जो कंसर्न है इसको हम एड्रेस करें। तो वे फॉरवर्ड में क्या रहेगा कि यहाँ पर जो सपोर्ट है, फंड सपोर्ट है, वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, है ना। देन उसका मेडिकल एफर्ट्स, यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट, वो यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। जो फंडिंग है रिसर्च रेयर डिसीजेस पर, वो यहाँ पर जरूरी है। रिसर्च अगर होगी रेयर डिसीजेस पर, अपने आप जो चीजें हैं यहाँ पर बेनिफिशियल हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। तो जल्द से जल्द यहाँ पर वक्त जो है वो चला जाए, उससे पहले यहाँ पर जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है उसको जल्दी ले लीजिए। MM एकेडमी ऐप जो है सब्सक्रिप्शन लीजिए, एक्सप्लेन करना है आपको, लेना है, जो भी चीज़ें आप कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।